1930 से लेके 1955 के बीच में छत्तीसगढ़ का इतिहास कैसा रहा, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या बदलाव हुए, कितनी रियासतें थीं और उस बीच में जो छत्तीसगढ़ का इतिहास है उसे ये दर्शाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आर्ट गैलरी में, जहाँ पे 1930 से 1955 का जो इतिहास है वो पूरा दर्शाया हुआ है। लोगों को जानकारी ज़्यादा इसके बारे में है नहीं, लेकिन लोगों को जानने के लिए पूरा एक खाका तैयार किया गया है, जिसमें तमाम जो दस्तावेज हैं वो इसमें दर्शाए गए हैं कि 1930 से 1955 के बीच खासकर छत्तीसगढ़ का इतिहास, उसमें क्या हुआ, उसके बीच में क्या निर्णय हुए, वो सब को लेकर यहाँ पे एक खाका तैयार है। उसमें आप तमाम जो दस्तावेज है वो दे सकते हैं। हमारे साथ एक मैडम मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। मैडम, ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है इसमें क्या खास है और क्या चीज़ें इसमें दर्शाई गई हैं पूरा? इसमें क्या है, राज्य की जो नीति किस तरीके से बनाई गई, निर्णय और किस तरीके से मतलब प्रशासनिक सुधार वगैरह किए गए, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर हमारे रियासतकालीन जो राजा होते थे उनके अपने झंडे होते थे जो उनकी शक्ति के प्रतीक होते थे, वो सब भी हैं। कांकेर के में जो मंदिर था उसका प्रबंधन किस तरीके से किया जाएगा, इसकी जानकारी। और सबसे रोचक है, जब 1953 में भारत के राष्ट्रपति जब छत्तीसगढ़ दौरा किया उस समय रायपुर भी आए थे और उन्होंने जो उपहार स्वरूप राशि प्रदान की, जैसे कि अनाथ विद्यालय है रायपुर के और एक खादी विद्यालय है, वहाँ पर उन्होंने 500 रुपये नगद पुरस्कार की घोषणा की थी, जिसे दिया गया। उसे संबंधित यहाँ पर पत्राचार और जो दिया गया उसकी भी जानकारी आदेश की है। इसके अलावा यहाँ से वो बस्तर भी प्रवास में गए, वहाँ पर दंतेवाड़ा में आदिवासियों के नृत्य को देखे और जो नर्तक दल थे उनको 1000 रुपये पुरस्कार के रूप में राशि देने की घोषणा की और उसे दिया गया। उसे संबंधित जानकारी यहाँ पर दिया गया है। वैसे ही रायपुर के माना में युद्धोत्तर विकास के लिए हवाई अड्डे और हवाई आपातकालीन के लिए हवाई पट्टियों के लिए भूमि अधिग्रहित की गई थी, उसकी जानकारी जो है सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। देखिए, बहुत सी जानकारी है यहाँ पे। और भी चीज़ है, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि राजिम का इतिहास भी है, राजिम की ज़मीन कैसे मिली, क्योंकि राजिम कुंभ मेला तो हम सब जानते हैं, लेकिन जो राजिम का इतिहास है उसके बारे में आप क्या बता पाएंगे लोगों को, हमारे दर्शकों को, कि राजिम का इतिहास कैसा रहा? राजिम का ये दर्शाया गया है कि राजिम मेला जहाँ पर भरता था तो उस समय जो राजिम मेले की स्थल में परिवर्तन किया जाएगा और किस तरीके से वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था की जाएगी, इस संबंध में वहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये इसका शुरुआत कैसे हुई राजिम मेले की? क्योंकि आजकल तो सभी को मालूम है राजिम मेला, कुंभ मेला, ऐसा नाम बदल के उसको करते पुण्य मेला कर दिया गया था, लेकिन राजिम मेला की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में? नहीं, राजिम मेला की शुरुआत कैसे हुई ये दिया नहीं गया है। वहाँ पर ये दिया गया कि राजिम में जो मेला भरता था उस स्थल में परिवर्तन किया गया और वहाँ पर किस तरीके से उसका प्रबंधन किया गया, किस तरीके से उसे मतलब आय होगी, क्या होगा, ये सब प्रशासनिक आदेश। अच्छा, ये सब प्रशासनिक आदेश उस समय की बात थी। और भी क्या क्या चीज़ें, हमने एक वो सेंसेक्स देखा, जनगणना, क्योंकि आज की डेट में जनगणना बहुत चल रहा है। ये 1930 का वो दस्तावेज है जब पहली बार जनगणना हुई, ये सबसे पहला जनगणना है। उसके बारे में आप क्या बताएंगे, इसमें कब हुआ और क्या क्या परेशानी आई? इसमें परेशानी वगैरह ये 1931 में जो जनगणना हुई तो उसका जनगणना ये उस समय मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था ये, और किस तरीके से जनगणना से संबंधित तैयारी करना है कि जनगणना में कितने टेबल बनेंगे, किन किन मतलब सारणी में क्या क्या रहेगा और उसके जो परिणाम आएंगे उसको किस तरीके से हम टेबल फॉर्म में लोगों के सामने लाएंगे, तो जनगणना की तैयारी से संबंधित पूरी जानकारी इसमें दी गई है। तो जनगणना की तैयारी के बारे में मैडम ने पूरा बताया। एक चीज़ और थी, राष्ट्रपति भी छत्तीसगढ़ पहुंचे थे उस समय, प्रधानमंत्री, माफ़ कीजिएगा, प्रधानमंत्री भी उस समय छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। अवकाश के बारे में क्या, ये सब मेरे ख्याल से इतिहास का पहला होगा जो लोकल हॉलीडे जो रायपुर को मिला होगा, ऐसा ये है? प्रधानमंत्री मतलब उस समय जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे उनको प्रांतीय प्रधानमंत्री का दर्जा दिया जाता था। तो जो भी कांग्रेस के जो सचिव थे उन्होंने राष्ट्रपति के सम्मान में राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर 4 अगस्त 1947 को छुट्टी मतलब स्थानीय अवकाश घोषित किया जाए, ये मांग किया था और सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा आदेश जारी किया गया। पूरे रायपुर डिस्ट्रिक्ट में उस दिन स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है 4 अगस्त 1947 को।
4 अगस्त 1947 को ये पहला था। और एक जानकारी ये भी मिली है कि मुख्यमंत्री को प्रांतीय प्रधानमंत्री, तो एक ये नई जानकारी है जो लोगों को नहीं मालूम था कि उस समय के हिसाब से 1947-48 में प्रांतीय प्रधानमंत्री कहा जाता था मुख्यमंत्री को। और भी आप देख सकते हैं दस्तावेज यहाँ पे बस्तर को लेकर दस्तावेज है। ये क्या चीज़ है, विलय के नए कानून तक 1948 इसमें क्या बस्तर ही है, क्या? पहले बस्तर का अपना कानून था, नमक कानून, तो उसी को लागू करने की बात की गई थी 1944 में। और उसके बाद फिर कहा गया कि ये कानून को लागू करेंगे, लेकिन इसमें हमें किसी प्रकार की सुधार करना है तो ये निर्णय सिर्फ केंद्र सरकार के पास रहेगा, राज्य सरकार के पास ये निर्णय नहीं रहेगा। अच्छा, इसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, जो होगा केंद्र से होगा। तो ये नमक कानून क्या था, जो हम अगर दर्शकों को बताना चाहें कि बस्तर में नमक कानून क्या था, वो कैसे बताएंगे लोगों को? नमक कानून के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। ठीक है, ये आप तमाम जो दस्तावेज हैं वो देख सकते हैं कि हाँ, उनके सोर्स हैं, ये दस्तावेज हैं कि क्या रिकॉर्ड था उस समय और क्या क्या राज्यों के बारे में पूरी डिटेल दी हुई। एक ये राज्य विलय, ये एक अच्छी खबर है कि राज्य विलय आदेश 1949 में आज़ादी के बाद राज्य को विलय कर दिया गया। इसके बारे में अब हमने दर्शकों को कुछ बता पाएंगे? इसमें क्या था कि स्वतंत्रता के बाद 1949 में कि अब ये जो रियासतकालीन जो राज्य थे, अब ये सरकार के अधीन में आ गए हैं। और इसका ऑर्डर जो है 1949 में कि आज के बाद ये अलग से रियासत में नहीं रहेंगे, राजाओं का अधिकार हट गया, अब ये सब गवर्नमेंट के अधीन में चले गए। उससे संबंधित स्ट्रिक्टली आदेश फॉलो किया गया था 1949 में। 1949 में उसके ये बाद जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है वो सरकार के अनुसार किया जाएगा। तो इससे पहले राजा जो महाराजा थे वो उनके अंडर था, उसके बाद 1949 में जब आदेश पारित हुआ तो पूरे प्रशासनिक लोगों के पास। व्यवस्था तो उस जो भी फेरबदल या जो भी प्रशासनिक व्यवस्था की गई सब गवर्नमेंट के अधीन हो गई। तो ये बहुत से महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं यहाँ पे जो लोगों को इतिहास के बारे में मालूम नहीं, खासकर छत्तीसगढ़ का इतिहास है। कांकेरों में मंदिरों का प्रबंध, रियासतों में मंदिरों का प्रबंध, ये क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे क्या? ये मंदिरों के चीज़ें हैं। कांकेर में जो मंदिर था वो कांकेर दरबार के द्वारा, राजा के द्वारा बनाया गया था। और इसकी जो व्यवस्था थी, मैनेजमेंट, वो भी राजा के द्वारा की जाती थी, जो भी प्रबंधन है। लेकिन राजा को स्वामित्व का अधिकार नहीं दिया गया था, इसको पब्लिक प्रॉपर्टी मानी गई थी, राजा इसका स्वामी नहीं था। फिर उसके बाद जो रियासत जो है उसमें बदल गए, फिर से जब एकीकरण हो गया, रियासतों का विलीनीकरण हो गया, तो ये मंदिरों का प्रबंधन किस तरीके से किया जाएगा, इसके लिए बस्तर के जिलाध्यक्ष को चिट्ठी लिखी गई। फिर बस्तर के जिलाध्यक्ष ने पब्लिक लोगों के ट्रस्टी बनाकर मंदिर का प्रबंधन किया जाता था। वो आज तक ये व्यवस्था लागू है। अच्छा, तो उस समय जो राजा महाराजा थे केवल उनको देख रेख का काम करते थे, स्वामित्व नहीं मिला था। हक नहीं दिया गया था उनको। तो अब उसके बाद ये जितने भी दस्तावेज आपने देखे हैं कि जो इतिहास है छत्तीसगढ़ का, मंदिरों का भी इतिहास देखा है, ऐसे बहुत से इतिहास है छत्तीसगढ़ के बारे में। और भी एक चीज़ है यहाँ पे, ये तमाम जो झंडे हैं, उस समय जो रियासतों का दौर था, क्योंकि उस समय राजा महाराजा थे, बस्तर रियासत, कांकेर, उदयपुर, सरगुजा, रायगढ़, सारनगढ़, जशपुर, ऐसे जो तमाम है रियासतें थी, उनके ध्वज हैं ये आप देख सकते हैं। जितने भी रियासतें हैं उनके ध्वज हैं। ये उस समय केवल ध्वज था कि ये हमारा बस्तर का एरिया है या तो ये कांकेर, ऐसा चलता था? नहीं, जो भी राजा थे उनको अपना अधिकार था कि वो अपना अलग से झंडा रखते थे। आज जो है राष्ट्रीय ध्वज एक होता है, उस समय 14 रियासतें थी, 14 रियासत के राजा पूरे स्वतंत्र थे कि हम अपने राज्य को किस तरीके से हम प्रदर्शित करेंगे कि हमारा राज्य, तो झंडे के माध्यम से वो अपना ये कब तक का इतिहास है? 1952 तक था, उसके बाद फिर ये चेंज हो गया, ऐसा है क्या? हाँ, उसके बाद फिर जब स्वतंत्रता हो गई, स्वतंत्रता के बाद जब रियासत चेंज हो गए तो ये सब चीज़ चेंज हो गया। तो ये आप देख सकते हैं तमाम जो इतिहास है, क्योंकि 1952 तक था, आखिरी था 1947 को हमें आज़ादी मिली। 1952 तक रियासत थी, उसके बाद इसे हटाकर राष्ट्रीय जो ध्वज है उसे पूरे देश भर में लागू किया गया कि अब एक ध्वज रहेगा, क्योंकि अब आज़ादी के बाद पूरा है देश के नाम। तो ये जो तमाम चीज़ आपने देखी छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में, लोगों को ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि लोगों को छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में मालूम नहीं है। तो ये एक अच्छी पहल है, लोगों को छत्तीसगढ़ के बारे में पता होना चाहिए और लोगों को ज़रूर यहाँ आना चाहिए।
कैमरामैन नोमेश के साथ लविंदर पाल सिंह उतरा, उज्जवल भूमि, रायपुर।